मैं मुबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक 1 मार्क्स के एक नंबर के हैं वो लेकर के आया हूँ और कोशिश करूँगा कि जो चारों इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उनका एक ही वीडियो में सारा बना दूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले तो कुछ मैं बोल दे रहा हूँ और कुछ मैं लिख दूंगा। जैसे पहले क्वेश्चन आता है कि लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। क्वेश्चन पहला है कि लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो मेसोपोटामिया में। ठीक, शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, मेसोपोटामिया में। और क्वेश्चन आएगा कि मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो इराक में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस गणराज्य में या किस देश में स्थित है, तो इराक में। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमोस। तो प्रश्न याद रखना है कि मेसोपोटामिया किस भाषा के शब्द से बना है, तो यूनानी भाषा के। ठीक है, फिर याद रखना है कि इराक की दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो दजला और फरात। दजला और फरात। और याद रखना है, एक प्रश्न आ जाए कि किस नदी को विश्व जलमार्ग या विश्व की सबसे प्रमुख नदी कही गई है जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो फरात नदी के माध्यम से। किस नदी के माध्यम से, फरात नदी के माध्यम से अनेक देशों में व्यापार होता था, जिनमें सीरिया, लेबनान, ठीक है, और तुर्की इत्यादि देशों में। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया में जो पहली भाषा बोली जाती थी जिसका नाम था सुमेरी या सुमेरियन। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में पहली भाषा कौन सी बोली जाती थी, सुमेरी। ठीक, कब बोली जाती थी, तो याद रखना है कि 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में जो पहली भाषा बोली जाती थी जिसका नाम सुमेरियन। ठीक, इसके अलावा कौन कौन सी भाषा, तो अक्कदी, उसके बाद अरामाइक, और वह भाषा जो आज भी इराक के कुछ प्रदेशों में बोली जाती है, तो हिब्रू। पेपर में आ सकता है कि मेसोपोटामिया की वह भाषा जो आज भी इराक के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है जिसका नाम क्या है, हिब्रू। और ये कब बोली जाती थी, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में ये मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। ठीक, फिर आ सकता है कि मेसोपोटामिया का वह नगर जो शाही राजधानी के रूप में फला फूला, तो शाही राजधानी के रूप में जो नगर फला फूला उसका नाम है मारी नगर। कौन सा नगर है, मारी नगर। ठीक, मारी नगर जो शाही राजधानी के रूप में फला फूला, और मारी नगर से जो भी व्यापार होता था फरात नदी के माध्यम से, तो कुल वस्तुओं का 10% कर वसूल किया जाता था। ठीक है, कुल वस्तुओं का 10% कर वसूल किया जाता था। यही कारण है कि मारी नगर बहुत ही समृद्ध नगर था। यहीं पर एक क्वेश्चन है कि वारका शीर्ष किस राज्य मतलब किस नगर में स्थित था, तो याद रखना है उरूक नगर में। कौन से, उरूक। ठीक, फिर आ सकता है कि मेसोपोटामिया का वह नगर जहाँ पे जल निकास की व्यवस्था नहीं थी, तो जल निकास की व्यवस्था जहाँ नहीं थी, ठीक है, जल निकास की व्यवस्था नहीं थी, तो कहाँ नहीं थी, याद रखना, उर नगर में। किस नगर में, उर नगर में। ठीक है, यहीं पर याद रखना है कि उर नगर की गलियां बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थीं। उर नगर के लोग शगुन अपशगुन को ज़्यादा मानते थे, और उर नगर में कब्रिस्तान के भी प्रमाण मिले हैं। यहीं पर एक और क्वेश्चन जान लेना है कि एक उर जिसे हम चंद्र देवता कहते हैं, चंद्र देवता, और एक इन्नाना जिन्हें प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था, प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था।
यहीं पर याद रखना है कि एन मरकर, प्रश्न आ सकता है कि एन मरकर किस नगर का शासक था, तो याद रखना है उरुक नगर का। कहाँ का? उरुक नगर का शासक था। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि एन मरकर किस नगर का शासक था, तो उरुक नगर का। यहीं पे याद रखना है गिलगेमिस, गिलगेमिस, ठीक है, गिलगेमिस, गिलगेमिस कहाँ का शासक था, तो ये भी उरुक नगर का शासक था। कहाँ का? उरुक नगर का। यहीं पे क्या रखना है कि सबसे पहले मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में बस्तियों का प्रमाण मिला, और मेसोपोटामिया में नगरी बस्ती का प्रमाण कहाँ मिला है, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई, और कब, तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व। इसी के साथ इसमें बताना है कि मेसोपोटामिया में जिम्रलीन का महल था जो मारी नगर में स्थित था, और इसमें कुल 260 कमरे थे। तो कभी प्रश्न आ जाए कि जो जिम्रलीन का महल है उसमें कुल कितने कमरे थे, तो 260, और ये मारी कहाँ पे स्थित है, तो मारी नगर में। फिर इसके साथ आ सकता है कि मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़ लिख सके थे, तो यहाँ की जो लिपि थी वो कीलाकार या क्यूनिफॉर्म कीलाकार लिपि थी। और जो कीलाकार लिपि कैसी थी, तो उसमें चिन्ह थे और चिन्हों की संख्या 100 से ज़्यादा थी। तो इस कारण भी यहाँ के लोग बहुत कम पढ़ लिख सके थे। इसी के साथ साथ हमें इसमें ये भी बताना है कि जो मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मेसोपोटामिया की जानकारी हमें ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का एक भाग है, उसमें एक कहानी है जीव शूद्र नामक कहानी है। तो इस कहानी से भी हमें मेसोपोटामिया की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जानकारी किस कहानी से मिलती है? जीव शूद्र कहानी से, जो कहानी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो बाइबल का एक भाग है ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो कीलाकार लिपि है, जो मेसोपोटामिया कीलाकार लिपि, इसकी पहचान 1850 में पहली बार की गई और फिर उसको पढ़ा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि मेसोपोटामिया में ही लेखन कला का विकास क्यों हुआ, तो मेसोपोटामिया में शहरों में बड़े स्तर पर लेन देन होने लगा, और बड़े स्तर पर जो लेन देन हो रहा था इसको लिखने की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए हिसाब किताब करने के लिए लेखन कला का विकास हुआ। प्रश्न आ जाए कि मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख देन क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख देन क्या है, तो याद रखना काल गणना और लेखन कला। क्या क्या है मेसोपोटामिया की देन, तो काल गणना मतलब समय की गणना करना, और उसके साथ साथ लेखन कला। ठीक है, प्रश्न आ सकता है। और फिर है कि मेसोपोटामिया के लोग किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे, तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया के लोग सबसे अधिक कांस्य या कांसा धातु का प्रयोग करते थे। ठीक, तो याद रखना किस धातु का, तो कांस्य धातु। प्रश्न आ सकता है, मैं प्रश्न केवल बोल दे रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न और लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग किस धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो कांस्य या कांसा धातु की, जो टीन और तांबे से मिलकर के बनाई जाती थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया में लॉन्ग क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है, तो वो क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में बना रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो पहले क्वेश्चन बन जाता है कि 3 महाद्वीपों में कौन सा साम्राज्य फैला हुआ है, तो रोमन साम्राज्य। फिर आ सकता है कि रोमन साम्राज्य किन किन महाद्वीपों से घिरा है, तो हमें लिख देना है क्या क्या, तो अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अब एशिया में कौन सा है, तो पश्चिमी एशिया है। अफ्रीका में कौन सा है, तो उत्तरी अफ्रीका है। यूरोप में कौन सा है, तो दक्षिणी यूरोप। इससे क्या है, रोमन साम्राज्य घिरा हुआ था। फिर आ सकता है कि रोमन साम्राज्य में 3 खिलाड़ी, तो सम्राट, सेना और सीनेट।
फिर यहीं पर आ सकता है कि नाइट वर्क, नाइट का क्या अर्थ है, तो नाइट का अर्थ है अश्वारोही, ठीक है। और याद रखना क्वेश्चन बन जाता है कि नाइट वर्क को जो कार्य करते थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था, तो नाइट वर्क को वेतन न दे करके भूमि दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, फीफ। तो फीफ क्या है, नाइट वर्क को दी गई भूमि, ठीक, नाइट वर्क को प्रदान की गई भूमि, प्रदान की गई भूमि, ठीक है। तो नाइट वर्क को प्रदान की गई भूमि को फीफ कहा जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन आ सकता है, टीथ क्या है, क्वेश्चन आ सकता है टीथ, और एक क्वेश्चन आ सकता है टैली, ठीक है। तो टीथ क्या है, तो याद रखना कि टीथ चर्च द्वारा, टीथ क्या है, तो चर्च द्वारा किसानों से, चर्च द्वारा किसानों से उनकी कुल उपज का 10वां हिस्सा, कितना हिस्सा, 10वां, अर्थात 1/10, 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है। तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है कि टीथ नामक कर कौन वसूलता था, तो चर्च वसूलता था। किससे वसूलता था, किसानों से वसूलता था। किसानों की उपज का कितना हिस्सा वसूलता था, तो 10वां हिस्सा। फिर आएगा टैली क्या है, तो टैली एक प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर। किससे लिया जाता था, तो किसानों से। किससे लिया जाता था, तो किसानों से वसूल किया जाता था। कौन लेता था, तो राजा वसूलता था। कौन, राजा, ठीक। तो टैली क्या हो गया, एक प्रत्यक्ष कर जो राजा द्वारा किसानों से वसूल किया जाता। फिर यहीं पर जानना है, ठीक है, एबी। एबी क्या है, तो एबी क्या होता है, मठ। एबी क्या है, मठ। और मठ में रहने वाले भिक्षु को क्या कहते हैं, तो मॉन्क या मांक। और जो महिलाएं रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता था, नन। तो पूछ सकता है कि एबी का अर्थ क्या है, मठ, और मठ में रहने वाले जो भिक्षु थे उनको मॉन्क, और जो महिलाएं रहती उन्हें नन कहा जाता था। यहीं पर आ सकता है कि किसी मठ का नाम बताना है, तो क्लूनी प्रमुख मठ था। इसके अलावा वेनेडिक्ट प्रमुख क्या था, मठ। ये दोनों क्या है, प्रमुख मठ हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन आ सकता है, फ्रायर। क्वेश्चन क्या है, फ्रायर क्या है, तो फ्रायर बताना है कि ऐसे भिक्षु जो मठ में न रहकर घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे उन्हें फ्रायर कहा गया। तो क्या बताना है, ऐसे भिक्षु जो क्या करते थे, घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। तो ऐसे भिक्षु जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे और जो मठ में नहीं रहते उन्हें क्या कहा गया, फ्रायर, ठीक है। फिर यहीं पर हमें जान सकते हैं कि नाइट वर्क का उदय कब हुआ, तो याद रखना 9वीं सदी में हुआ। अंत कब हुआ, 12वीं सदी में हुआ। इनका काम क्या था, तो युद्ध करना। यहीं पर आ सकता है कि एम्फोरा क्या है, एम्फोरा क्या है, तो याद रखना है कि जैतून के तेल, शराब, अन्य तरल पदार्थ जिन कंटेनरों में ले जाया जाता था उसे एम्फोरा कहते थे, ठीक। तो एम्फोरा क्या है, कंटेनर जिसमें तरल पदार्थ ले जाया जाता। यहीं पर एक और आ सकता है, ड्रेसल 20 क्या है, ड्रेसल 20 क्या है, तो बताना कि स्पेन के जैतून के तेल, स्पेन नाम याद रखना कि स्पेन के जैतून के तेल जिन कंटेनरों में ले जाया जाता उसे ड्रेसल 20 कहा गया। और ये नाम क्यों रखा गया, तो हेनरिक ड्रेसल नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, इसलिए नाम पड़ा है ड्रेसल 20। फिर यहीं पर याद रखना है, क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो ऑगस्टस था। रोमन साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो रोमन साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था ऑक्टेवियन या ऑगस्टस, ठीक है। क्या था, ऑगस्टस, या इसी का नाम है ऑक्टेवियन, ठीक, ऑक्टेवियन। ये किसका पुत्र था, तो याद रखना
जूलियस सीजर, यह जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। ठीक है, दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र। तो अगर प्रश्न आ जाए कि ऑगस्टस कौन था, तो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। और ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में एक राज्य स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं? प्रिंसीपेट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ सकता है एक क्वेश्चन है कि फ्रैंकिनसेंस क्या है? तो फ्रैंकिनसेंस एक सुगंधित पदार्थ है जो बोसबेलिया नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ठीक, तो फ्रैंकिनसेंस क्या है? सुगंधित पदार्थ है। किससे मिलता है? बोसबेलिया नामक पेड़ से। ठीक है, फिर यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऑगस्टस का शासनकाल किस लिए याद किया जाता है? तो ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। किसके लिए? शांति के लिए। मतलब इस काल में क्या था? चारों तरफ शांति थी। ठीक, फिर यही बात होता है क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य के पतन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो रोमन साम्राज्य के पतन में ईरान का एक वंश था, ससानी वंश। ईरान का एक वंश था, ससानी वंश, जिसका राजा था शापुर प्रथम। इसने बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के भी जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और याद आ गया कि एक शासक था कॉन्स्टेंटाइन। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटाइन। क्वेश्चन आता है कि इसको सोने के सिक्के क्यों चलाने पड़े? तो याद रखना कि चांदी के सिक्कों की कमी हो गई थी, अर्थात जो चांदी की खान थी उसमें कमी हो जाने की वजह से इसको क्या करना पड़ा? सोने का सिक्का चलाना पड़ा। सोने का सिक्का चलाया, जिसका नाम क्या था? तो नाम याद रखना, सोने के सिक्के का नाम था सॉलिडस। ठीक है, सॉलिडस। तो प्रश्न आएगा कि सॉलिडस किसका सिक्का था? सोने का। इसका वजन कितना था? तो 4.5 ग्राम। ठीक, यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि दिनारियस। ठीक, दिनारियस किसका सिक्का था? तो याद रखना चांदी का सिक्का था। कितने ग्राम का था? तो 4.5। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन हो गए जो किसके हैं? 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ साम्राज्य। अब आता है चंगेज खान, यायावर साम्राज्य। तो इससे भी कुछ मुख्य बातें बताता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और आप लोगों के पास टाइम भी कम है क्योंकि एग्ज़ाम है। तो इसको आप केवल क्या करना है, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, केवल आपको एक बार सुन लेना है, ताकि पेपर में जैसे क्वेश्चन आए देखते ही दिमाग में आए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। चंगेज खान में पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चंगेज खान किस कबीले का था? तो याद रखना कि चंगेज खान किस कबीले का था? तो इसके कबीले का नाम था कियात कबीला। कौन सा कबीला? कियात। ठीक है, अच्छा। फिर आ सकता है कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो तेमुजिन। ठीक, इसका क्या नाम था? वास्तविक नाम। ठीक है, फिर आ सकता है इसके पिता का नाम एसुजेई। इसकी पत्नी का नाम बोर्टे। माता का नाम ओलुनइके। ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ मैं माता, ये लिख दे रहा हूँ पत्नी, और ये कौन है? पिता। ठीक है, अच्छा। जन्म कब हुआ था? तो 1162 में लिख दे रहा हूँ। जन्म कब हुआ? तो 1162। मृत्यु कब हुई? तो 1227, 1227। जन्म कहाँ हुआ था? मंगोलिया में, ओनो नदी किनारे। इसके बारे में आता है कि इसे समुद्री खान कहा जाता है। इसने अपने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके डर से या इसके बचने के लिए चीनियों ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। और जब चंगेज खान शासक बना, इसने
पार महाद्वीपीय मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक किया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरकारा पद्धति क्या है, तो इस हम हालांकि मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं हरकारा पद्धति। उसके अलावा इसमें इसने क्या किया था, यास जो इसका एक नियम या कानून है वो आप वहीं से पढ़ सकते हो। फिर याद रखना कि चंगेज खान के मरने के बाद भी जो इसका यास था वो आगे चलता रहा। इसकी जो सैनिक प्रणाली थी पहले तो दशमलव प्रणाली पर थी, बाद में इसने उसको समाप्त कर दिया और संपूर्ण सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया, जो अपने 4 पुत्रों के अधीन किया, जिसे नोयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोयान। तो नोयान क्या है, जो सैनिकों को अलग टुकड़ी में बांटना और उसको अपने पुत्र के अधीन करना। ठीक है। फिर चंगेज खान में और भी कई क्वेश्चन है कि मंगोलों को व्यापार ही क्यों करना पड़ा, तो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उनको मजबूरन दूसरे देशों से सामान मंगा करके, लोहा मंगा करके उनका वस्तु बनाकर उनका निर्यात करते। अब इसके बाद हम लोग बस इसमें इतने देखेंगे क्योंकि टाइम कम है। अब लास्ट चैप्टर आता है 3 वर्ग। 3 में पहले आता है 3 वर्ग कौन कौन है, तो याद रखना है पादरी वर्ग पहला वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक। कृषक में 2 हैं, एक स्वतंत्र किसान और एक कृषिदास या सर्फ। एक अलग से क्वेश्चन आता है कि चौथे वर्ग में किसको शामिल किया जाता है, तो जो नगरवासी थे उनको चौथा वर्ग कहा गया। नगर जो वासी थे उनको क्या कहा गया, चौथा वर्ग। यहीं पर हमें जानना है कि 3 वर्ग के अंतर्गत जो अभिजात वर्ग थे उनकी हैसियत बहुत ऊंची थी। एक व्यवस्था थी वैसलेस प्रथा, वैसलेस या वैजलेस, ठीक, वैसलेस या वैजलेस व्यवस्था क्या थी, यह ऐसी व्यवस्था जो भूमि से जुड़ी थी। किसान सामंत के अधीन काम करते थे और सामंत राजा के अधीन काम करते थे, तो उसी व्यवस्था को वैसलेस कहा गया। इसमें एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि जो अभिजात वर्ग है उनकी अपनी उच्च हैसियत होती थी, उनका खुद का न्यायालय होता था, खुद की मोहर होती थी और वो अपने पास सेना भी रखते थे। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें और कुछ क्वेश्चन जान लेना है। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि फ्यूड किस भाषा का शब्द है, तो फ्यूड जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। ठीक है। और भूमि का टुकड़ा ये किसको प्रदान किया जाता था, तो सामंतों को प्रदान किया जाता था। ठीक है। सामंत जो कार्य करते थे उनको उनके कार्य के बदले वेतन न देकर क्या दिया जाता था, भूमि। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि 11वीं सदी में क्या क्या बदलाव आया, तो 11वीं सदी में तकनीक में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे लकड़ी के हल के जगह पे लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा, जो घोड़े की खुर थी उसमें लोहे का नाल लगाया जाने लगा, जिससे उनकी खुर क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। इसके साथ साथ 2 खेतों वाली व्यवस्था के जगह पे 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत हुई। यहीं पर क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय समाज जो आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया 14वीं सदी में, तो कहा जाता है कि इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, सागरी तूफानों द्वारा बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का नष्ट होना, सर्बिया और ऑस्ट्रिया की चांदी के खानों में कमी होना, उसके साथ साथ प्लेग जैसी महामारी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से हमने जो कुछ मुख्य क्वेश्चन था, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो हमने कुछ कहानी के रूप में कुछ लिख करके बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में बना रखा हूँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बताए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।